अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV न्यूज़ की जानिब से एक और प्रोग्राम मुक़दमे के साथ मैं आपका मेज़बान सैयद बाखर नए साल के आगाज़ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आप सभी का तहे दिल से इस नए प्रोग्राम मुक़दमा में इस्तक़बाल करता हूँ। इससे क़ब्ल के प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ, इस प्रोग्राम का सरसरी तारुफ़ आपकी खिदमत में पेश है। आपको बता दूं कि इस खुसूसी प्रोग्राम का हमने उन्वान मुक़दमा दिया है। इस मुक़दमे से मुराद सिर्फ वो मुक़दमा नहीं है जो किसी अदालत में दायर किया जाए, जहां आम तौर पर एक दावा करने वाला होता है, एक वकील होता है, एक जज होता है और एक मुल्जिम होता है। बल्कि 4TV न्यूज़ का मुक़दमा एक ऐसा मुक़दमा है जिसमें हम सब, मैं, आप और हमारा माशरा और सारी दुनिया मुद्दई भी है, वकील भी है, जज भी है और खुद मुल्जिम भी है। आज का पहला मुकदमा हमने उस सिस्टम के खिलाफ किया है जो शायद हम 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को फिर एक बार उस गुलामी की तरफ धकेल रहा है जिससे हमने 1947 में आज़ादी हासिल की थी। वैसे आज दुनिया की साम्राज्यी ताकतों की ये जुरात नहीं कि वो हिंदुस्तान पर रास्त तौर पर दोबारा कब्जा करें, लेकिन बदलते दौर के साथ वो जरूर ये चाहते हैं कि वो हम पर नए अंदाज में मुसल्लत हो जाएं। साल 2016 की आखिरी तारीख और 2017 यकम जनवरी की तारीख हम हिंदुस्तानियों के लिए कई एक एतबारात से बहुत अहम तारीखें बन चुकी हैं, इसलिए कि हम हिंदुस्तान में काला धन के खिलाफ कार्रवाई 30 दिसंबर की तारीख और नए साल का बदलते हिंदुस्तान के एक नए ख्वाब के साथ यकम जनवरी का आगाज हमने गोया किया है। कैसा होगा मेरा वो हिंदुस्तान जिसको डिजिटल इंडिया कहा जा रहा है। तरक्की याफ्ता जमाने के साथ कौन सा हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा कि हमारा मुल्क भी तरक्की करे, भारत डिजिटल इंडिया कहलाए। लेकिन बस सवाल इतना ही है कि बदला हुआ हिंदुस्तान जिसको हम डिजिटल इंडिया बनाने का सफर शुरू कर चुके हैं वो कितना महफूज है, बिलखुसूस जबकि 125 करोड़ अवाम की मेहनत की कमाई और जमा पूंजी डिजिटल सिस्टम के हवाले रहेगी। क्या करप्शन का वाकई खात्मा होगा? क्या हमारे खाते महफूज रहेंगे? क्या खुद हमारे बैंक्स डिजिटल डकैती से महफूज हैं? किस कदर हम साइबर खतरात से खुद को महफूज रखने के लिए तैयार हैं? किस किस तरह के हम खातादारों को खतरात हैं? क्या वाकई डिजिटल बैंकिंग सिस्टम हमारे मुल्क को माशी तरक्की से हमकिनार करेगा? क्या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, क्रिप्टो करेंसी का तरीका हर आम हिंदुस्तानी के लिए आसान होगा? क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्या हम आलमी सतह पर किसी मुआशी ताकत के गुलाम तो नहीं हो रहे? क्या डॉलर के मुकाम पर अब कोई और करेंसी दुनिया में लाई जा रही है? बिटकॉइन क्या है? डिजिटल करेंसी का मुल्क में आगाज खुद हमारी मर्जी के तहत है या कोई और इस निजाम को हम पर मुसल्लत कर रहा है? अगर मुसल्लत कर रहा है तो इसका मकसद क्या है? बहुत से सवाल हैं जिनकी बुनियादों पर हमने अपना मुकदमा तैयार किया है जिसको हमने नाम दिया है डिजिटल गुलामी का नया दौर, एक दुनिया एक करेंसी। इसी हवाले से आज के हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। इससे कबल के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, पेश है आज के मुकदमे के चंद तज्जियात पर मुश्तमिल एक छोटी सी रिपोर्ट। 8 नवंबर 2016 की रात मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 की नोटें नहीं चलेंगी। ये ऐलान अगरचे उन्होंने दिल्ली से किया था, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि जहां जहां दुनिया में हिंदुस्तानी बसते हैं उन सबको हैरत में या परेशानी में डाल दिया। बहनों और भाइयों, देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। वजीर आजम के इस फैसले और ऐलान के बाद मुल्क भर में कोहराम मच गया। क्या गरीब क्या अमीर, सभी परेशान हो गए। बैंकों और एटीएम्स पर सारा हिंदुस्तान गोया लाइनों में ठहरा दिया गया। 100 से ज्यादा लोगों की कहा जाता है कि इस बहरान में जानें चली गईं। शादी ब्याह हो या घर की तामीर, गरीब की रोटी रोजी हो, हेरा फेरी की सरगर्मियां हो या बाजारों की रौनकें, सभी मांद पड़ गई।
मजदूरों की मजदूरियां रुक गई। लाखों रुपए रखने वाले बैंकों से 2-2 हजार की भीख मांगने पर मजबूर हो गए। वजीर आजम ने बेईमानों को खबरदार किया और ईमानदारों को तसल्ली दी। उन्होंने कहा कि बस 30 दिसंबर तक सब्र करें, 50 दिन मुश्किल उठाएं, इसका सिला सारे मुल्क को और कौम को बहुत अच्छा मिलेगा। ये देश भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहता है, लेकिन वो असहाय हो गया था। आज उसको लग रहा है कि इस लड़ाई को जीतना है, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो मेहनत की है, घंटों घंटों तक कतार में खड़े रहे हो, बिना खाए पिए खड़े रहो हो, ठंड में भी खड़े रहे हो, धूप में भी खड़े रहे हो, पैसे नहीं है ऐसा बोर्ड लग जाने के बाद भी आपने इसको सहन किया है। मैं मेरे देशवासियों आपकी तपस्या को बेकार नहीं जाने दूंगा। अपोजिशन चिल्ला उठी, कहा यह सब कुछ झूठ है, धोखा है, बस सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाना है, अवाम को परेशान करना है, चंद दौलतमंद घरानों को महज फायदा पहुंचाना है। नोटबंदी काले धन के खिलाफ निर्णय नहीं था, भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णय नहीं था। नोटबंदी एक आर्थिक डकैती थी, आर्थिक डकैती। कैशलेस इकोनॉमी बनाएंगे। कैशलेस इकोनॉमी का मतलब समझा देता हूं आपको। आज आप जाते हो, दुकान में जाते हो, अच्छा आजकल आपके पास 100 रुपए का नोट नहीं है, कैश नहीं है, मगर जब डिमोनेटाइजेशन से पहले आप जाते थे तो आप जेब से नोट निकालते थे, दुकानदार को देते थे। जब आप नोट दुकानदार को देते थे, आपकी जेब में से 100 रुपए निकलता था, उसकी जेब में 100 रुपए जाता था। सही बात है। डिमोनेटाइजेशन के बाद मोदी जी की कैशलेस इकोनॉमी की दुनिया में जब आपके जेब में से पैसा निकलेगा, 5% का कमीशन उन्हीं 50 परिवारों की जेब में जाएगा। 1% अमीर लोगों की जेब में सीधा डायरेक्ट, बिना आपको पता लगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। आपने 100 रुपए दिया, इधर से उधर गया, 5 रुपए गायब हो गया। कहां गया? मोदी जी के मित्रों के जेब में। यह है हिंदुस्तान की कैशलेस इकोनॉमी। 50 दिनों में हुकूमत ने कई 50 रुख बदले। करप्शन के खात्मे की बात से कैशलेस इकोनॉमी पर बात आकर रुक गई। कहा क्या किसान, क्या जवान, क्या गांव, क्या शहर, हर तरफ अब लागू होगा कैशलेस निजाम। 50 दिनों तक बहुत सी बहसें चली। मोदी ने लोकसभा को छोड़कर जनसभाओं को मुखातब करना शुरू किया और आवाम से खूबसूरत वादे किए, और इस दौरान खूब मन की बात भी हुई। डिजिटल इंडिया किस चिड़िया का नाम है, इनमें से बहुत सौ को कुछ पता नहीं। बस इतना इंतजार है कि कब इन्हें जारी करेंसी की मुश्किल से राहत मिलेगी, कब इनके रोजगार बहाल होंगे। रोक दे, एक तो सरकार खाता रोकती है, फिर खाता रोकने वालों को ये नहीं, खर्चा नहीं देखती, कितने दिन वो कैसे खाएंगे, कहाँ से खाएंगे। ये सब तो पहले से सरकार को सोचना चाहिए था, करने से पहले उनको करना था। तरक्की याफ्ता ममालिक के बिलमुकाबिल हिंदुस्तान के कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों की मुश्किलात के बावजूद यहाँ सवाल ये है कि किस तरह मुल्क को किया जाएगा कैशलेस, और क्यों हुकूमत चाहती है कि हिंदुस्तान बने कैशलेस। कहा जा रहा है कि दुनिया अब नजरों से गायब करेंसी की तरफ बढ़ रही है। इस करेंसी के मुख्तलिफ नाम हैं। कोई इसको डिजिटल करेंसी कहता है तो कोई इसको क्रिप्टो करेंसी कह रहा है। दुनिया के मौशी माहिरीन का कहना है कि अब वो दिन दूर नहीं जबकि सारी दुनिया एक करेंसी के तहत चलेगी। As far as a one world currency that everybody is going to use. In order for a one world currency to happen, it means that all countries have to lose their autonomy, and they give up the power of waging war. It's possible that in order to try and give confidence to fiat currencies, that the World Bank or the IMF
will come up with a currency that they will then say, oh, this country's got a problem and needs a bailout. We're going to put this currency in their in their central bank as currency reserves. And they do that already. They're called SDRs, special drawing rights. But have you ever used an SDR? I certainly haven't. I've never seen one before. I don't know what they look like, and you never will. If they get entire populations using a currency that's printed by some other entity other than that country, it means that that country can't steal the wealth from its own population to spend it on war. And countries do that. Whenever we have a war, countries just light up the printing presses and they do a bunch of deficit spending because you have to outspend your opponent to win that war. And so they win the war by confiscating the wealth of their own population through inflation. If we have a one world currency, that means that countries can't do that anymore, and I just don't think you're going to get the US to give up this privilege. वन वर्ल्ड वन करेंसी दरअसल डिजिटल करेंसी होगी। ये करेंसी कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इंटरनेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम जैसे बेशुमार तरीकों से चलेगी। दुनिया की आबादी अगरचे 700 करोड़ है, जिनमें तकरीबन 200 करोड़ लोग अकाउंटलेस हैं, जिनके अकाउंट ही नहीं हैं। भारत में अब भी 18 से 20 करोड़ अफराद ऐसे हैं जिनके बैंकों में खाते नहीं हैं। देहातों में बसने वाली एक बड़ी आबादी वो है जिनको इंटरनेट, कंप्यूटर तो दूर की बात है, ठीक से मोबाइल का इस्तेमाल नहीं मालूम। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत अपना ये अज़्म जाहिर कर रही है कि इन सब मसाइल से बहुत जल्द निपट लिया जाएगा। बस इसके लिए तरबियत और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को फराहम किया जाएगा। वो अपने मोबाइल फोन से वो दिन दूर नहीं होगा, 5 मिनट के भीतर 5,000 रुपए उसके खाते में मिल जाएंगे। ये ई बैंकिंग की व्यवस्था डेवलप होने वाली है। ये दिन दूर नहीं होगा दोस्तों, ये होने वाला है। और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म आज भीम के रूप में देशवासियों को 2016 के साल के आखिर में जब मैं दे रहा हूं, तो एक प्रकार से 2017 का उत्तम से उत्तम नजराना मैं दे रहा हूं। आखिर डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी है क्या? साल 2008 में दुनिया में एक नया पेमेंट सिस्टम मंजर पर आया। इसको क्रिप्टो करेंसी कहा गया। दरअसल मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के जरिए इस ना नजर आने वाली इलेक्ट्रॉनिक हिंसों पर मुश्तमिल करेंसी को पेश किया गया, जिसको देखते ही देखते तरक्की याफ्ता ममालिक में अपनाया गया। क्रिप्टो करेंसी के बहुत सी किस्में हैं, जिनमें टिटकॉइन, पीरकॉइन, नेमकॉइन, माजाकॉइन, मास्टरकॉइन, बिटकॉइन आलमी मंडी में डॉलर या किसी कागजी करेंसी के बजाय लेन देन के लिए इस्तेमाल में आने लगे। बिलखुसूस बिटकॉइन आलमी बाजार में छा गई। बिटकॉइन जिसकी कीमत आगाज में चंद सेंट्स पर मुश्तमिल थी, इसकी कीमत बढ़ते बढ़ते 2016 तक एक बिटकॉइन की कीमत 45,000 से ज्यादा तक पहुंच गई। दुनिया की हजारों कंपनियां लेन देन बिटकॉइंस के जरिए कर रहे हैं। बिटकॉइन को दुनिया के मुस्तकबिल की मजबूत करेंसी करार दिया जा रहा है। भारत में बिटकॉइन की कीमत 2014 में 14,000 थी, 2015 में 30,000 हुई और 2016 में इसकी कीमत 45,000 से बढ़ गई। अंदाजा है कि एक बिटकॉइन की कीमत 2018 तक $10,000 तक पहुंच जाएगी। इस तरह हिंदुस्तानी करेंसी की 2016 तक की कीमत के तहत 6,68,000 रुपए फी बिटकॉइन हो जाएगी। बिटकॉइन की खरीदो फरोख्त पर चार्जेस भी बैंक की खिदमात से कम होंगी। इसके जरिए दुनिया के किसी भी हिस्से से कोई भी दो फर्द या कंपनियां मिनटों में लेन देन करेंगे और कर भी रहे हैं। गोया ये माजी के डॉलर से कई सौ गुना मजबूत, भरोसेमंद और आसानी के साथ ट्रांसफर की जाने वाली करेंसी मानी जा रही है। इसकी दो किस्में हैं, एक सेंट्रलाइज्ड और दूसरी डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड निजी होगी और डिसेंट्रलाइज्ड खुले बाजार में आम होगी और इसी की कीमत पर लेन देन का दारोमदार होगा। बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी कोडिंग है जिसके जरिए कोई धांधली नहीं की जा सकती। धांधली या जालसाजी नहीं हो सकेगी क्योंकि इसकी कोडिंग
लेन देन करने वालों के उंगलियों के निशान, इनकी आंखों के पॉइंट्स वगैरह पर मुश्तमिल होंगी। जाली करेंसी का तस्वुर भी बाकी नहीं रहेगा, इसलिए कि बिटकॉइंस सन 2140 तक तय कर दी गई हैं। इसमें जाली नोटों की तर्ज पर तयशुदा करेंसी में इजाफा मुमकिन नहीं। दुनिया के बहुत से मुमालिक हैं जिन्होंने इस करेंसी को कबूल कर लिया है, जबकि कई मुमालिक हैं जिन्होंने इसको अभी कबूल नहीं किया। दुनिया की इस नई करेंसी को दुनिया में आम करने के लिए बड़े पैमाने पर सरगर्मियां भी शुरू हो चुकी हैं। क्या हिंदुस्तान में भी कैशलेस इकोनॉमी का लागू किया जाना इसी का एक हिस्सा है? क्या हिंदुस्तान भी अपने सिक्के से, अपनी नोट से कैशलेस होते हुए दुनिया के माशी निजाम पर कब्जा रखने वालों के इस निजाम का हिस्सा बनने जा रहा है, जिसके तहत हिंदुस्तानी मेहनत तो करेंगे लेकिन इनकी दौलत इनके पास नहीं बल्कि चंद इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों में नई डिजिटल करेंसी में दर्ज होंगे और इसका मालिक कोई और होगा। कौमी बैंक तो हमारा होगा, लेकिन यह बैंक भी वन वर्ल्ड वन करेंसी के तहत दुनिया की किसी एक मौशी ताकत के हाथों में होगा। क्या ये मौशी एतबार से हमारी सलामती, हमारी खुद मुख्तारी और हमारे कौमी मफादात के लिए एक बहुत बड़ा खतरा नहीं है? क्यों हम वन वर्ल्ड वन करेंसी का हिस्सा बनने जा रहे हैं? और वन वर्ल्ड वन करेंसी दुनिया पर मुसल्लत करने वाले दरअसल कौन हैं? नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैदराबाद से शामिल हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदैन साहब। समाजी जहदकार हैं, माहिर बैंकिंग हैं। इनसे हम बात करते हैं इस हवाले से। मुख्तार साहब, सबसे पहले मैं आपका इस्तकबाल करता हूं 4TV न्यूज़ पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तार साहब, क्या कहेंगे आप, जो कुछ बहरान चल रहा है नोटबंदी के बाद से अब तक 50 दिन हो गए हैं, क्योंकि हम 1 जनवरी का प्रोग्राम कर रहे हैं। डिजिटल करेंसी को आगे बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान, अगर हम कहें तो किस कदर तैयार है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं 4TV के कारीन से जो है ये कहना चाहूंगा कि आज जो मुल्क के हालात हैं और ये मुल्क के हालात में अचानक हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जो डिसीजन लिया है, ये 4 बड़े जो इकोनॉमिस्ट थे उनके हवाले से, और खासकर मनमोहन सिंह जो SPM थे और आज जो है इकोनॉमिस्ट में थे, उनके हवाले से मैं ये कहूंगा कि ये इंडिया का एक बिगेस्ट जो है, जबकि ब्लैक मनी के लिए करने की कोशिश की गई है, ये ठीक है, लेकिन इसका होमवर्क किया जाता तो बेहतर था। लेकिन ये इंडिया का बिगेस्ट ब्लंडर है, क्योंकि जो नोबेल प्राइज विनर है उन लोगों ने ये कहा है, जिसमें हमारे कौशिक बासु है, अमृता सेन है, पॉल क्रेगमैन है, और दूसरा ये कि फोर्ब्स मैगजीन जो इकोनॉमिस्ट पूरी दुनिया पर नजर रखती है, उन्होंने ये कहा कि अचानक जो है ये एक फैसला लिया गया है। इस फैसले से कई चीजें तो हो सकती है, लेकिन इसकी प्रिपरेशन होमवर्क अगर की जाती, यहाँ के अवाम को 125 करोड़ अवाम को आप लैंड में खड़े कर दिए। डिजिटलाइजेशन के लिए जो है किसी को अवेयरनेस नहीं है, तो इसमें तो बड़ी मुश्किल हो गई है। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कैशलेस इकोनॉमी के लिए अगर हम बात करें तो बैंक्स हमारे किस कदर तैयार हैं, अमले के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, बैंक तो अपडेट टेक्नोलॉजी अपने पास रखती है, लेकिन इनके पास जो पूरे हिंदुस्तान में जो तमाम बैंकों के जो शाखाएं हैं, जो ब्रांचेज है, ये तमाम अपडेटेड है, लेकिन इनके जो कस्टमर्स है वो अपडेट नहीं है ना। अपडेट हम कस्टमर को अवेयरनेस के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं। लोगों के पास फोन नहीं है ना, आईफोन होना जरूरी है और वो मोबाइल होना जरूरी है। अब हमारे हिंदुस्तान की आबादी के पास जो है, कितनी आबादी है? शहरों में तो लोगों के पास है मोबाइल, लेकिन गाँव देहात में कहाँ है? जी, जहां तक मैं बैंक्स की तादाद की बात करूं या ATMs की बात करूं, इस हवाले से क्या कहेंगे? या फिर अमले की भी इजाफे की जरूरत पड़ेगी? अगर कैशलेस इकोनॉमी होगी तो काम बढ़ेगा? कैशलेस इकोनॉमी से काम तो बढ़ेगा नहीं, बल्कि काम कम ही होगा, लोगों के लिए कंफर्टेबल होगा। लेकिन एक चीज ये है कि आपकी मुल्क की आबादी जो है 1.25 करोड़ है, इसके लिए हम इतना अवेयर कहाँ है? जो बैंक टेक्नोलॉजी लेकर के जो यूज कर रही है आज पूरे हिंदुस्तान का जो माफियत है वो पूरे बैंकों पे है। और आज जो है बैंक ही जो है, अगर ये बैंक ये डिमोनेटाइजेशन जो आई है, अगर ये बैंक इस बीच में काम अगर ना की होती तो मुल्क की सूरत हाल बहुत खराब होता।
लेकिन बैंक जो है दिन रात काम करके जो है आवाम को और गवर्नमेंट को और खासकर नेशन के लिए काम करी है। अभी अपनी कंट्री जो हिंदुस्तान जो है डिजिटलाइजेशन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है जी। इसकी तैयारी में अगर अभी से भी काम अगर करें तो आने वाले 5 सालों में मुमकिन है कि हम और आप तैयार हो सकें। अब इनके पास भी जो है वही पेटीएम यूज करना है, वही मोबाइल बैंकिंग करना है, एप्स यूज करना है, ऑनलाइन सिस्टम करना है, जबकि जो लोग वो खुद आईटी के जो माहिर है वो लोग कंफर्टेबल नहीं है ऑनलाइन एक्सचेंज करने में या ऑनलाइन ट्रांसफर करने में। तो हम जो जी फरजान साहब, आखिरी सवाल करूंगा आपसे। अगर मैं इंटरनेट की सर्विस के हवाले से जानूं आपसे और बैंक में जो ट्रांजैक्शन होते हैं इस हवाले से, मतलब बैंक के अमले को और बैंक मुलाजिमीन को किस तरह का के चैलेंजेस का सामना है और आने वाले दिनों में और मजीद किस तरह की मुश्किलात के अंदेशे हैं? नहीं देखिए, ये आईटी के जो डिजिटलाइजेशन जो हुआ है ये तो हमारे लिए एक रहमत भी है, जहमत भी है। ठीक। और बैंक जो है ऑलरेडी ये तमाम आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बैंकिंग के जो अमले जो है जो उसको कंप्लीट ट्रेनिंग की जरूरत है और कंप्लीट ट्रेनिंग के बाद कस्टमर्स के अंदर जितना अवेयरनेस ला सकते हैं। आज के कस्टमर जो है यंग जनरेशन है, ओल्ड जनरेशन कहाँ है, एक डिफरेंस आप ये समझिए कि यंग जनरेशन जो है आईटी से कंफर्टेबल है, लेकिन ओल्ड जनरेशन जो है जो 40, 50, 60 के ऊपर है, इन लोगों के पास तो कोई सोर्सेस नहीं है, कोई चीजें नहीं है। और ये लोग तो अपनी जिंदगी की वैल्यूज के साथ जीते हैं। वैल्यूज में टेक्नोलॉजी की दखल कहाँ पे है? वैल्यूज टेक्नोलॉजी को तो कभी भी जो है प्रीफर नहीं करता, इसको कट ही करता। इसलिए ये लोग बहुत मुश्किल में है। और इन लोगों की बड़ी परेशानी ये है, ये लोग हमेशा बैंक से आके ये कह रहे हैं कि सर मुझे कोई सूरत अपना बताइए ताकि मैं आसानी से पैसे निकाल सकूं। मुझे ये कार्ड से पैसे नहीं निकालना है, इससे नहीं निकालना है, मैं फेस तो बैंक में आके पैसे निकालने में महसूस करता हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फरजान साहब, आपने वक्त दिया। जी आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो ये थे डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदैन साहब, समाजी हिदायतकार भी। इस नोटबंदी के बाद से और कैशलेस इकनॉमी के हवाले से जो मुश्किलात का सामना है न सिर्फ आवाम को है बल्कि बैंकिंग का जो अमला होता है उसको भी कई एक मुश्किलात का सामना है और बैंक मुलाजिमीन को भी अभी ट्रेनिंग की तरबियत की ज़रूरत है। नाज़रीन, इस वक्त एक और मेहमान हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर सैयद हसन साहब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में माहिर माशियात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब आपका इस्तकबाल करता हूँ 4TV न्यूज़ पर। डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं जो मुल्क में एक कैशलेस इकनॉमी को फ़रोग़ देने की बात चल रही है। जिस तरह से 500 और 1000 रुपए की नोटें बंद की गई, उसके बाद से फिर एक बहरान का सिलसिला रहा और उसके बाद देखा कि आवाम को किस कदर मुश्किलात हुई। उसके बाद इसके दरमियान ही हुकूमत ने यह भी ऐलान कर दिया कि अब कैशलेस इकनॉमी को फ़रोग़ दिया जाएगा और कैश को कम से कम किया जाएगा। आप किस तरह से इस तमाम जो कुछ हुकूमत की जानिब से ऐलानात आए या फिर फैसला लिया गया, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या कैशलेस इकनॉमी हमारे मुल्क में इतनी आसान है, इतनी आसानी से जिस तरह से हुकूमत कह रही है, ये मुमकिन है? देखिए, कैशलेस इकोनॉमी का जहां तक सवाल है, जी जी, ये वक्त की जरूरत तो है। धीरे धीरे तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक कैशलेस इकोनॉमी की जानिब जा रहे हैं। हाँ। लेकिन हिंदुस्तान अगर देखा जाए तो अभी उसके लिए मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं है। ये बज़ाहिर अपनी जगह बिल्कुल सही है कि हिंदुस्तान में जो कैश का शेयर है जीडीपी के मुकाबले में वो तकरीबन बहुत ज्यादा है। वो अराउंड 13 to 14% के अराउंड है, जो कि दुनिया के अदर जो ममालिक हैं उनके बनिस्बत बहुत ज्यादा है। इवन के अगर आप इंडोनेशिया की इकोनॉमी को देखें, वहां भी जो कैश का रेशियो है जीडीपी के मुकाबले वो 5% है, लेकिन हिंदुस्तान का ये 14-15% है, जो कि कम होकर 6-7% होना चाहिए। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि कैश जो ट्रांजैक्शन है उसका कॉस्ट जो हिंदुस्तान को उठाना पड़ रहा है वो तकरीबन 21,000 करोड़ रुपए सालाना है आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि वो ये बहुत ज्यादा है। तो ये तो वक्त की जरूरत है, दूसरे हिसाब से सारे ममालिक ये कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मेरी अपनी जाती राय है कि जो तरीका अपनाया गया कि एक
कैश क्रंच की सिचुएशन पैदा की गई एंड देन उसके बाद कैशलेस इकोनॉमी की तरफ पुश करने की कोशिश की गई, ये जरा सा काबिले तशवीश इसमें वजह से है क्योंकि हिंदुस्तान अभी स्ट्रक्चरली, जिसको हम कहें ढांचे के एतबार से, इसके लिए मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं है। अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में तकरीबन 300 मिलियन पीपल जो हैं वो अभी भी बैंक से किसी भी तरीके से मुंसलिक नहीं है। और अगर आप ये देखें कि जो एटीएम का तवाजुन है वो भी बहुत कम है। तकरीबन 18 एटीएम्स हैं जो 1000 एडल्ट्स पे और 13 बैंक्स हैं, 13 बैंक्स ब्रांचेस हैं जो कि 1000 एडल्ट्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जो कि बहुत कम है। और दीगर ममालिकों में ये एटीएम्स की तादाद 150-200 के अराउंड है और बैंक्स ब्रांचेस की तादाद 50 से 70 80 तकरीबन 100 है। तो इस एतबार से हम ये देखें तो ये बहुत कम है। दूसरे हमारे यहाँ इंटरनेट के जो एक्सेस हैं और सिर्फ 26% लोग इंटरनेट के एक्सेस रख रहे हैं। तो कुछ ये एक तरीके से हम इसे देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चरल ड्रॉबैक है हमारे। तो ये बेहतर होता कि हम स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग अपने आप को करते एंड देन अकॉर्डिंगली मूव करते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो जो इंक्रीमेंट है, हम देखें द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट कार्ड, वो सालाना तकरीबन 20 से 25% इंक्रीज कर रहा है। डेबिट कार्ड का जो ट्रांजैक्शन है वो भी 48% के राउंड इंक्रीज कर रहा है। अभी कैश डीमोनेटाइजेशन के बाद आपने टीवी में भी सुना होगा कि 300% बढ़ गए, 400% इंक्रीज हो गया ट्रांजैक्शन कैशलेस। ये तो यकीनी है कि जब कैश क्रंच है तो लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो वो इसको अपना रहे हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या किस तरह के टैक्सेस का वो लोग जो टैक्स अभी तक मतलब टैक्स से दूर थे उनको मतलब उनको भी क्या ये जो कैशलेस इकोनॉमी का जो तरीक़ाकार का आगाज हुआ है तो इसके असरात से वो भी मुतासिर होंगे, चाहे मिडिल क्लास हो चाहे गरीब अफराद हो? जी, ये कैशलेस इकोनॉमी के अपने फवायद हैं। ये फवायद, सबसे बड़े फवायद ये हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग एंड टैक्स इवेजन को बहुत हद तक इराडिकेट तो कर देगा, क्योंकि अगर आप पीओएस के थ्रू पॉइंट ऑफ सेल से पेमेंट होंगे तो वो लोग जो कैश ट्रांजैक्शन के जरिए अपने इनकम को बचा लेते थे, तो इससे ये उम्मीद तो यकीनन है कि एक बड़ा नेट जो टैक्स इवेट कर रहा था वो इस नेट में आ जाएगा। ये उम्मीद जाहिर की जा रही है। और ये बड़ा मतलब स्ट्रेंज भी है कि 1.2 बिलियन पॉपुलेशन में सिर्फ 4% लोग टैक्स पे कर रहे हैं। इट्स डायरेक्ट टैक्स, व्हाट आई एम सेइंग, टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये बड़ा स्ट्रेंज सा है कि इतने सारे लोग अपनी इनकम को डिफरेंट तरीके से छुपा ले रहे हैं। इसकी वजह यही है कि कैश के थ्रू ट्रांजैक्शन होता तो बहुत सारे ऐसे इनकम जिनको टैक्स के नेट में आना चाहिए था वो नहीं आ पा रहा है। तो इससे ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इससे टैक्स इवेजन और मॉनिटरिंग को बहुत फायदा होगा। टैक्स इवेजन को पकड़ने में, मॉनिटरिंग को और मनी लॉन्ड्रिंग, इस फायदे तो अपनी जगह पे यकीनन है, लेकिन आप किस पेस में इसको बढ़ा रहे हैं, कैसे बेहतर तरीके से आप इसको बढ़ा रहे हैं, अपने अपने स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, जो स्ट्रक्चर अवेलेबल है, जो इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है। क्योंकि अगर आप इसको बहुत ही हैस्टी वे में आगे बढ़ाएंगे तो ये मुमकिन है, और ये बिल्कुल वाज़ेह भी है, ये मुमकिन है कि दूसरी परेशानियां ये आ सकती हैं कि हैकिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। क्योंकि अभी ये सामने आया कि तकरीबन 65 लाख
जो ATM कार्ड्स थे वो कहीं ना कहीं से हैक हो गए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि क्या कैशलेस इकोनॉमी का जो हमारे पास एक आगाज हुआ है और इसका जो हमने फैसला ले लिया है गोया, तो क्या ये कोई आलमी असर है, आलमी मईशत के तहत क्या हम अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए ये आलमी जो निजाम है, एक माशी निजाम है, उसके तहत हम होने जा रहे हैं? जी, ये बहुत हद तक वाजे है। कहा जाता है वन वर्ल्ड वन करेंसी, इस तरह की बातें इस दौरान सामने आई। ये बिल्कुल ये एक उसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन जो आया, उसकी ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। ठीक, ये ग्लोबलाइजेशन के कंपोनेंट्स हैं। पहले उन्होंने ग्लोबलाइज करके एक मार्केट करने की कोशिश की। अब जब एक मार्केट हो गया तो अब दे आर टॉकिंग अबाउट to have easy transaction, free flow from one country to another country. तो ये सब चीजें जो हो रही हैं ये उसी का एक हिस्सा है। लेकिन चूंकि अब इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आइसोलेट होकर कोई इकोनॉमी नहीं रह सकती, क्योंकि सबका एक दूसरे से इतना ज्यादा इंटीग्रेशन है। तो ये एक प्रॉब्लम का बात है कि आप आइसोलेट तो नहीं हो सकते। ये है कि हम कितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग इस लिहाज से करें कि कोई प्रॉब्लम हमें अनफॉर्चुन सिचुएशंस में ना आए, एंड देन हम कितना उस पर डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन का एक कंपोनेंट है जिसके तहत इसको पुश किया जा रहा है। और ये अपनी जगह पे बिल्कुल फैक्ट है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता किसी ने। ठीक है, कुछ बातें हो सकती है कि ये एक जो IT रिवॉल्यूशन है और उसमें जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनकी तरफ से भी पुश किया हुआ ये एक अप्रोच है, जिसके थ्रू वो, चूंकि जाहिर सी बात है जितने सर्विसेज प्रोवाइडर हैं वो ज्यादातर बाहर की कंपनियां हैं और वो इससे फायदा हासिल कर रही हैं। इस पुश करने की वजह से ये खतरात लाहक हैं कि बहुत सारे मतलब जो ड्रॉबैक्स हैं वो उसमें पिन्हा हो जाएंगे और फिर लोगों को मजीद परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है और उनको थ्रो किया जा रहा है कि आप जाइए कैशलेस की तरफ। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। और नाज़रीन, एक और मेहमान हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। खलील अहमद खान साहब साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हैं और वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अहमद। खलील साहब, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि जिस तरह से हुकूमत ने एक डिजिटल बैंकिंग का और कैशलेस इकोनॉमी का एक फैसला ले लिया है और इसके बाद अब क्या आम सभी को जो है अब कैशलेस ट्रांजैक्शंस करने हैं, तो यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसमें लोगों को बिलखुसूस आम अफराद को बैंकिंग के हवाले से किस तरह के खतरात का अंदेशा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो इंटरनेट बैंकिंग अभी से नहीं, बहुत पहले से यूज की जा रही थी जी। दूसरी चीज, इसमें एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। हाँ। पहले एडवांटेज ये है कि आप अपने फिंगर टिप से कहीं से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं जी, एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज होता है। डिसएडवांटेजेस ये है, फॉर एग्जाम्पल कुछ दिन से बहुत सुनने में आ रहा है कि कुछ बैंक्स के अकाउंट हैक हो रहे हैं। और जैसे कि कोई कॉल करके बोल रहा है कि हम फलाना बैंक से बात कर रहे हैं जी, और हम आपको SMS किया है, वो कंफर्मेशन कोड हम आपको सेंड कर दीजिए। हालांकि वो कंफर्मेशन मैसेज नहीं है, वो OTP है जी, जिसको हम लोग वन टाइम पासवर्ड कहते हैं। डिसएडवांटेज यही है कि फॉर एग्जाम्पल बाखर साहब, मैं आपको कॉल किया जी, कॉल करके बोला कि मैं कोई बैंक से बात कर रहा हूँ और आपका कंफर्मेशन कोड मुझे बताइए, तो आप बता देंगे कि वो तो आप बैंक से कॉल आ रहा है। ये डिसएडवांटेजेस है, इसको फिक्स करना चाहिए। ठीक। और दूसरी चीज है कि पेटीएम आया है, माशाल्लाह 2 महीने से तो ज्यादा ही उरूज पे है जी। एयरटेल मनी भी है, पेटीएम भी है, इट्स अ गुड थिंग। जी खलील साहब, यहाँ पर मैं एक सवाल ये भी करना चाहूँगा कि डिजिटल बैंकिंग में अगर हम सबसे बड़ा खतरा अगर देखें, भाई आपने बैंक में जमा कर दिया, क्या बैंकों को भी बड़े खतरात या फिर जिस तरह से मैं कहूँ कि साइबर डकैती जिस तरह से होती है कि अमाउंट गायब हो जाए,
तो इसके लिए हमारे बैंक्स किस तरह से तैयार हैं? क्या समझते हैं आप कि हमारा जो साइबर क्राइम पर नजर रखने वाला जो इदारा है वो इस कदर मजबूत है कि वो इस तरह के हमलों का मुकाबला कर सके? जी बेशक है जी, लेकिन बाद वक्त क्या होता है वाक़ साहब के डिफरेंट लोकेशन से ट्रांसैक्शन करने की कोशिश की जाती है। हाँ, आप कितना भी बोलिए, आप एक जगह पे देखेंगे, 2 जगह पे देखेंगे, लेकिन आप 10 जगह पे एक साथ तो नहीं देख सकते हैं। हाँ, हालांकि हमारी साइबर पुलिस बहुत मजबूत है, ठीक, माशाल्लाह से, बहुत ही, अभी से नहीं, बहुत पहले से, 10 साल से मैं देखते आ रहा हूँ कि हमारी साइबर पुलिस बहुत मजबूत है इस मामले में। अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसैक्शन के वक्त जो हमारा एटीएम का जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का जो पीछे का सिक्योरिटी कोड होता है, जी जी, वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, सिर्फ जिसका कार्ड है उसी को पता होता है जी। अब बाद वक्त क्या होता है कि कोई भी फोन करके ये बोल रहा है कि सर आपका सिक्योरिटी कोड बोलिए, तो हम बोल देते हैं हाँ, कि मतलब इट्स कॉलिंग फ्रॉम द बैंक जी। और दूसरी चीज है कि ट्रांसैक्शन के वक्त हाँ, हम लोग ये अपना पिन कोड मारते हैं, हर चीज मारते हैं जी। अब मोबाइल से ही बताता ही यूज हो रहा है आजकल के, तो इंटरनेट हर के फोन में है, स्मार्टफोन सबके हाथों में है, बिल्कुल। अब तो ये नहीं पता कि आपका फोन खुद इन्फेक्टेड है, ठीक, जैसे कि कुछ वायरस है, हम लोग उसे मालवेयर कहते हैं जी। जैसे कि कॉन्टेक्ट लिस्ट पढ़ लेना, हमारे जो हम टाइप करते हैं मोबाइल पे वो भी रिकॉर्ड होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ऐसी चीजों पे अगर मैं अपना ओटीपी भी मोबाइल पे यूज कर रहा हूँ, अगर मेरा फोन इन्फेक्टेड है, तो जो डकैत जो करने वाला है बंदा, उसे सब पता हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये भी सवाल उठता है कि मोबाइल यूज करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मतलब स्मार्टफोन किस तरह से यूज किया जाए वो भी पता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अब उनको अब ये ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और इसमें कई किस्म के ऐप्स हैं, अलग अलग बैंकों के ऐप्स हैं वगैरह वगैरह। तो इसमें फिर लोगों को मतलब किस तरह से इनको एहतियात बरतनी होगी, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी, एहतियात बरतनी बहुत ही आसान है। जैसे कि हम कोई मोबाइल एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो सबसे पहले 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन आते हैं बीच में। क्या मैं इसे कॉन्टेक्ट पढ़ने की परमिशन दूं? क्या मैं इसे आपके टाइपिंग या फ्लैशलाइट या आपके मैसेजेस पढ़ने की परमिशन दूं? तो आप वहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा 4TV का ऐप, जब भी आप वो इंस्टॉल करते हैं तो आपको सिर्फ 3 चीज पूछता है, क्या फ्लैशलाइट यूज करूं, आपके फोन में वाइब्रेशन है मैं वो यूज करूं, और इंटरनेट या वाईफाई यूज करूं, इसके सिवा कोई परमिशन नहीं पूछता है। अब दूसरा भी एक एप्लीकेशन है जो हाल ही में 2 दिन से बहुत ही मालवेयर में न्यूज में बहुत फैल रहा है, आई मीन टू से टेक्नोलॉजी न्यूज में जी। ये फ्लैशलाइट एप्लीकेशन है। फ्लैशलाइट एप्लीकेशन इंटरनेट परमिशन पूछ रहा है, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट पूछ रहा है, ये गलत है। ये एप्लीकेशन आपका क्यों नहीं पूछना नहीं चाहिए, ठीक। तो ऐसी चीजों को जरा हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे मोबाइल हैक होने से हमारे ट्रांसैक्शन सेफ रहेंगे। अच्छा खलील साहब, यहाँ पर जो हैकिंग के जो वारदातें पेश आती हैं या फिर साइबर क्राइम होता है, तो क्या वो मुल्की सतह पर ज्यादा होता है या फिर मुल्क के बाहर से कहीं से ज्यादातर इस तरह के हमले होते हैं और इस तरह की हैकिंग होती है? देखिए बाहर साहब, मुल्क कौन सा भी हो, लेकिन हम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, ठीक। चाहे वो फेसबुक हो या ट्विटर हो या गूगल पे आप ब्राउज कर रहे हैं, हम एक ही पूरे कनेक्शन से हम पूरे कनेक्टेड हैं जी। चाहे वो डकैती यहाँ से हो या जापान से हो या चाइना से हो, ठीक। हाँ, इतना है कि कुछ लिमिट है, बाद में ट्रांजैक्शन बीच में कुछ 1 टाइम पासवर्ड पूछते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तरीके भी हैं जो ये चीजों को बहुत आसान कर देती है, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया खलील साहब, आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्रिया। इससे कबल के हम एक और मेहमान से बात करेंगे, इससे पहले आपको बता दें कि 31 दिसंबर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब में उन्होंने क्या कहा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब करते हुए असम्बली इंतखाबात से कबल गरीबों, किसानों, ताजरीन के लिए कई एक स्कीमों का ऐलान किया। उन्होंने अवाम की तरफ से नोटबंदी के इक़दाम में हुकूमत का ताउन करने का शुक्रिया अदा करते हुए अवाम को तयक़ुन दिया कि हुकूमत ईमानदार अवाम के साथ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बदउम्वान लोगों को नहीं बख्शेगी। किसानों के लिए स्कीम का ऐलान करते हुए मोदी ने कहा कि कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट बैंकों से कर्ज लेने पर बैंक किसानों से शुरू के 2 महीनों तक सूद वसूल नहीं करेंगे। मोदी ने कहा कि हुकूमत ने बैंकों से कहा है कि वो छोटे ताजरीन के लिए कैश क्रेडिट की हद 25 से 20% कर दे।
वज़ीर आज़म मोदी ने हाउसिंग स्कीम का ऐलान करते हुए कहा कि हुकूमत साल 2017 में मकानात तामीर करने के लिए कर्ज लेने वालों के सूद में 3 से 4% तक की छूट देगी। उन्होंने कहा कि 9 लाख तक का कर्ज लेने वालों को 4% और 12 लाख का कर्ज लेने वालों को सूद में 3% की छूट दी जाएगी। और मोदी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सियासी पार्टियां अवाम की नब्ज को समझें और पार्टी के मालियाती उमूर में शफाफियत लाएं। उन्होंने एतराफ़ किया कि सियासी पार्टियों ने अपने फंड्स को जाहिर करने के लिए कई एक इक़दाम किए हैं, ताहम ये इक़दाम नाकाफ़ी हैं। तो नाज़रीन, आपने सुना कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से सीनियर सहाफ़ी वाहिद नसीम साहब फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वाहिद साहब, आपने सुना वज़ीर आज़म का खिताब, उन्होंने कौम से खिताब किया, बड़ा ही अहम खिताब था अवाम के लिए। अवाम बेचैनी से इस खिताब की मुंतज़िर थी। आपने भी इनको सुना, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले मैं आपको अपने इस नए प्रोग्राम मुक़दमा में आपका इस्तक़बाल करता हूँ और आपकी नेक तमन्नाओं का मैं ख़ुद मुतमन्नी हूँ। क्या कहेंगे आप वज़ीर आज़म के इस खिताब पर? जी, मैं वज़ीर आज़म के इस खिताब से पहले R4 टीवी के हमारे नाज़रीन को नए साल की मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ इसी तरह बने रहेंगे और अल्लाह करे कि सबका ये साल जो है वादों के बजाय कुछ कर गुजरने का जो है देश के लिए अच्छा गुजरे। यही इन दुआओं के साथ मैं अब वज़ीर आज़म के उस बयान पर अपना रद्द अमल देने की कोशिश करता हूँ। सवाल ये है कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान को एक उम्मीद बधाई थी कि वो 31 मार्च को जब अब कौम से खिताब करेंगे तो निश्चित रूप से वो ऐसे कुछ ऐलान करेंगे कि हिंदुस्तान की आवाम खुश हो जाएगी और देखती रह जाएगी कि जो नोटबंदी का फैसला था वो कितना सही था। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक फॉल्स और एक बैलून की तरह फट गया है, जिसमें कोई भी एक ऐसा ऐलान सामने नहीं आया है जिस पर प्रधानमंत्री द्वारा कोई ऐसा ऐलान किया गया हो जिसमें नया हो या नोटबंदी से मुताल्लिक हो, बल्कि तमाम बयानों में बैंकिंग सेक्टर की तायद करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। और देखिए, सवाल ये उठता है कि जितने बयान उन्होंने दिए, जैसा कि आपने कहा कि मकानों पर छूट और मकानों पर इस तरह की जो चीजें थी, वो ये किस चीज से ताल्लुक रखती है? ये ताल्लुक है कि आप उन हिंदुस्तानियों की बात कर रहे हैं जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, जो फ्लैट पर लोन लेते हैं, जो बड़े शहरों में रहते हैं, मेट्रो सिटी में रहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ये प्रधानमंत्री को जो गांव का भारत है वो नजर आता भी है कि नहीं आता है? क्या मुझे लगता है कि जिस प्रदेश में ये हुकूमत करके आए हैं, क्या उस प्रदेश के गांव में लोग नहीं रहते थे? इन्होंने सिर्फ शहरों का डेवलपमेंट किया। अरे 80% हिंदुस्तान को भूले बैठे इस प्रधानमंत्री को ये नजर नहीं आता कि जो झोंपड़ी में रहते हैं वो लोन लेते हैं। उनके लिए तुमने क्या किया, ये बताइए। तुम तमाम बैंकों की मार्केटिंग करते नजर आ रहे हैं। ये बात जरूर कही है कि कर्जाजात पे अक्सर और बेशतर उनके ऐलानात यही रहे कि इसमें सूद पर इतनी छूट मिलेगी, इतनी छूट मिलेगी, साबिक में इतना सूद लगा करता था, अब इसमें इतना जो है कमी होगी। ये ज्यादातर ऐलानात रहे। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की ये मौजूदा प्रधानमंत्री के आंखें नहीं है, शायद वो हिंदुस्तान को नहीं देख पा रहे हैं। और आखिरकार अगर वो हिंदुस्तान को जानते ही नहीं है तो उन्हें इस गद्दी पर नहीं बने रहना चाहिए, तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या उनको 80% हिंदुस्तान नजर आता है जो गांव की झोंपड़ियों में रहता है? ये झोंपड़ियों में लोन दे रहे हैं। क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री? वो जो लोग 150 लोग लाइनों में खड़े होकर मर गए, वो मजदूर थे, वो मकान के लिए लोन लेने नहीं चाहते, वो दुकानों के लिए लोन लेने नहीं जाते। उनको जो 50 दिन तुमने लाइनों की कतारों में खड़ा करके हिंदुस्तान को बिल्कुल ग्रक कर दिया और इस तरह हिंदुस्तान को जो है मायूस कर दिया। एक चीज जो देखने लायक थी, वज़ीर आज़म अक्सर और बेशतर तवील खिताब करते हैं, लेकिन इस मर्तबा ये जो खिताब था मुख्तसर सा लगा, क्योंकि अवाम यकीनन इस खिताब को लेकर काफी बेचैन थी और वो ये सुनना चाहते थे कि वज़ीर आज़म क्या कहने वाले हैं। क्योंकि 50 दिनों की मुसीबत के बाद वज़ीर आज़म की राहत से वज़ीर आज़म ने जिस राहत की बात कही थी उस मुतालिक अवाम की काफ़ी उम्मीदें थी। तो क्या यह खिताब भी जो था वो मुख्तसर रहा?
नहीं, ये खिताब असल में मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि ये खिताब अरुण जेटली जो वित्त मंत्री हैं, जो बजट पेश करने से पहले लोकसभा के अंदर वो देने वाले थे। मेरे ख्याल से ये तमाम जो वित्त मंत्रालय के सब्जेक्ट हैं उनको उचक कर प्रधानमंत्री ने जो है अपने मुंह से कह दिया। अरुण जेटली के लिए भी बजट पर कुछ बोलने तक का नहीं छोड़ा, और इस देश के लिए तो कहने को कुछ था ही नहीं। जो इनकम जो बेसिकली भारत की इकोनॉमी के लिए आगे वो क्या अर्थव्यवस्था लाने वाले हैं या क्या बजट पेश करने वाले हैं, इस पर जो अरुण जेटली बोलने वाले थे उनके बोलने की गुंजाइश तक नहीं छोड़ी है। और वो तमाम चीजें अपने आप पिक करके अपने मुंह से कह दी है। देश के लिए प्रधानमंत्री के पास न कहने को कुछ था ना वो, सिवाय वो मैंने तमाम जितनी स्पीच सुनी उसमें ऐसा लग रहा था कि छुपे तौर पर प्रधानमंत्री ये माफी मांगने की कोशिश कर रहे हैं या ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सचमुच उनसे कोई गलती हुई है, क्योंकि वो कहीं ना देश को ये समझा पाए कि नोटबंदी से उन्होंने क्या उनका प्लान था। और मतलब काला धन अगर वसूल हुआ है नोटबंदी के जरिए, तो कितना काला धन वसूल हुआ है और फिर उस काले धन का क्या होने जा रहा है? इस किताब से हम क्या मतलब जो सरकार के द्वारा काला धन डिक्लेयर किया जाने की बात है, वो लगभग 4 से 5 लाख करोड़ रुपए की बात है। 4-5 लाख करोड़ रुपए को मायने नहीं रखता। ये पूरी इकोनॉमी के 15 लाख हजार करोड़ के 0.0001 पे भी नहीं आता है। इतने बड़े बड़े वादे करके, इतने बड़े बड़े ऐलान करके, एक अनिल बोकल नाम के उस आदमी की एडवाइस मान के, जिस इकोनॉमी का ये भी नहीं पता है, उसकी जीरो तक उसकी नॉलेज नहीं है, और पूरे देश को एक खड्डे में डाल दिया। उस पर अफसोस करने के बजाय अपनी छातियां पीटने के भारतीय जनता पार्टी को इस देश से माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, नागपुर और प्रधानमंत्री, इन सबको मिलकर इस देश को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए कि पिछले 2016 में इन्होंने हिंदुस्तान का बेवकूफ बनाया। 2017 में ऐसा नहीं करेंगे। भाई साहब, क्या ये कैशलेस निजाम जो है वो हमारा, हम ये देखें कि ये हमारा दाखिली मामला, यानी हमने अपने से फैसला लिया है या आलमी मईशत के कुछ असरात हैं? देखिए, इसमें टोटली आलमी माशी निजाम जो तब्दील हो रहा है उसके असरात के तहत हमने भी ये फैसला लिया है। जी, आज साल का पहला दिन है। मैं यहाँ नाजरीन को पिछले साल की वो बड़ी घटना याद दिलाना चाहूंगा कि जिस दिन ये नोटबंदी का ऐलान किया जा रहा था, तो इजराइल का राष्ट्रपति 8 दिन के लिए हिंदुस्तान में था और हिंदुस्तान की मीडिया से दूर था। सरकार के साथ क्या कर रहा था किसी को पता नहीं। एक किसी दूसरे देश का राष्ट्रपति आता है, हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुस्तान में रहकर वो राष्ट्रपति से मिलता है, लोगों से मिलता है, प्रधानमंत्री से मिलता है, और खानो खान किसी को खबर नहीं होती। आपको याद दिला दूं कि नोट टैक्सेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, टैक्स वसूली के लिए एक एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट जो है भारत ने, इस सरकार ने, नॉट भारत ने, प्रधानमंत्री इस सरकार ने जो है वो इजराइल को दिया था। उसके अलावा यानी कि यहाँ हिंदुस्तानियों पे से टैक्स कैसे वसूला जाए, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो, और जो करेंसी है इसकी सुरक्षा के लिए भी एक कॉन्ट्रैक्ट इजराइल को दिया गया था। नोटबंदी के 8 दिन पहले इजराइल का राष्ट्रपति यहाँ पर था। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं विदेशी कनेक्शन जुड़े थे, और बैंकों को मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान की आवाम को ब्याज के नाम पर और कार्ड के नाम पर जो सर्विसेज ली जाती है उनके नाम पर लूटने का एक गहन तैयारी थी, जो कि हिंदुस्तान को लुटवा दिया। होने के बावजूद जो है आप गेटवे या तमाम चीजें करते आए हैं। मैंने कहा कि मैं पिछले 15 साल से जो है नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करता आया हूँ। तो शायद प्रधानमंत्री ने खुद भी नहीं सुना होगा, तब मैं तब से करता आया हूँ इन सब चीजों को। जो अवेयर है, जो एजुकेटेड है, तब वो लोग पहले से इन सब चीजों का इस्तेमाल करते आए हैं। हिंदुस्तान को अभी इस नौबत पर पहुंचने के लिए 50 साल लगेंगे अगर कोई ईमानदार सरकारें यहाँ चले और हिंदुस्तान के उन गरीब 40 करोड़ लोगों को एजुकेट कर उनको सुविधाएं दी जाए। उसके बाद भी 50 साल लगेंगे हिंदुस्तान को फ्रांस या जर्मनी जैसे कैशलेस होने की। ये झूठे ख्वाब दिखाकर हिंदुस्तान की आवाम को लूटना बंद करें। भाई साहब, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से अगर हम हो भी जाते हैं कैशलेस, तब उसका फायदा किसको होगा? ये बुनियादी चीज है। अगर हम देखें तो बैंक या फिर डिजिटल जो आज जो फर्म्स बैठी हुई हैं, तैयार हैं, वो हिंदुस्तान की मार्केट को गोया हाईजैक करना चाहते हैं। उनके पास सारी फैसिलिटीज हैं, वो दे सकते हैं अपने मफादात के लिए। अगर वो देते हैं तो यहाँ पर बुनियादी सवाल ये है कि इस निजाम से फायदा किसको होने वाला है? देखिए, इस निजाम से फायदा 3 मुल्कों को होने वाला है। पहला इंग्लैंड,
दूसरा इजराइल, तीसरा अमेरिका। इन तमाम इन 3 कंट्रियों से जो है बैंकिंग सेक्टर जुड़े हैं। वो परिवार जिसके पास ये तमाम बैंकों की ऑपरेशनशिप है, वो परिवार लंदन का है। महारानी से उसके अच्छे संबंध हैं। इजराइल, क्योंकि वो यहूदी है, इजराइल से तमाम इजराइल के लोगों को फ्रेंचाइजी दी हुई है बैंकिंग सेक्टर में, वहां उनको फायदा पहुंचता है। अमेरिका में इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। उसी परिवार का फेडरल बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट भी का मालिक वही है। तो ऐसे हालात में आरबीआई की ऑपरेशनशिप भी उसी के पास है। ये तमाम गेटवे, यानी ये जो कुछ तुम कैशलेस करोगे, जो कुछ तुम जो है वो इंटरनेट के नाम पर, इंटरनेट बैंकिंग के नाम पर जो पैसा इस देश से जाएगा, वो उसी परिवार को जाएगा, उन्हीं यहूदी इजराइलियों को जाएगा, उन्हीं यहूदी अमेरिका को जाएगा। तो हिंदुस्तान के अवाम के आपसी लेन देन के बीच का जुर्माना जो है वो किसी तीसरे मुल्क को जाएगा। ये मैं नहीं समझता हूं कि कैशलेस से करप्शन खत्म हो जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को, मिस्टर वित्त मंत्री जेटली को ये बताना चाहिए था कि दुनिया में जहां 96% और 90% कैशलेस है, क्या वहां भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार की रेटिंग में 10 से 5% का फर्क है। वो भ्रष्टाचार, अरे ये बताएंगे ये मिस्टर प्रधानमंत्री, तुम जो है ऑनलाइन करने के बाद क्या तुमने ये प्रावधान कर दिए हैं कि जो कुछ फाइल लोगों की जाती है वो ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाती है? मिस्टर प्रधानमंत्री, इस देश को बेवकूफ बनाना बंद करो, क्योंकि वहां बैठा हुआ भ्रष्ट अधिकारी साइन करेगा तो ही ऑनलाइन किसी को काम होगा। अगर वो भ्रष्ट अधिकारी साइन ही नहीं करेगा तो वो ऑनलाइन करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद साहब, आपने वक्त दिया। जी शुक्रिया। और नाज़रीन, आपने हमारी रिपोर्ट तो देखी और फिर दीगर तज्जिया निगारों की जो है तज्जियात भी आपने सुने और समाअत किए। आइए इस बारे में मजीद जानकारी लेते हैं और देखते हैं सोशल मीडिया पर एंजल वी चंद्रा इस तमाम सूरत हाल पर क्या कहते हैं। अभी हाल ही में मैं अरुण जेटली जी, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया में, उन्होंने अनाउंसमेंट करा है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद अब वो लोग कैशलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं पूरी तरीके से, जिससे पेमेंट वगैरह डिजिटल हो, पूरी तरीके से डिजिटली हो। और जो हमारी जेब में नोट है, पेपर नोट है, मैं आपको बताऊं इसकी कोई कीमत नहीं रहने वाली है। और आपको शायद ये सब चीज़ें लग रही होंगी, ये ऐसे कि नई टेक्नोलॉजी है, सब है, इसे हमें अडॉप्ट करना चाहिए, सब करना चाहिए। दैट इज़ वंडरफुल, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बाद जो नेक्स्ट मूव और होने वाले हैं कि आपकी जेब में जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड है वो भी पूरी तरीके से यूजलेस होने वाले हैं, क्योंकि RFID नाम की जो चिप लॉन्च हो चुकी है, जो कि बिल्कुल एक चावल के दाने के बराबर है, जिसे बॉडी में इम्प्लांट करने की बात चल रही है। अमेरिका में तो 2013 में पूरे अमेरिका को इम्प्लांट करने की बात चल रही थी, बट वहाँ पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो अवेयर है, क्योंकि इसके पीछे जो पूरी एजेंडा है, जिनका जो कॉन्स्पिरेसी है वो पूरी तरीके से इल्यूमिनाटी की है। अगर आप इल्यूमिनाटी के बारे में जानते होंगे तो एक कल्ट ग्रुप है, एक एंटी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है। और मैं आपको बताऊं तो रोथस्चाइल्ड फैमिली के बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो वो उसका खास सीपे सालार है। और मैं आपको बताऊं दुनिया के जितने भी सेंट्रल बैंक हैं उन सब पे इल्यूमिनाटी यानी कि रोथस्चाइल्ड फैमिली का कंट्रोल है। उनकी खुद की जो वर्थ है वो $350 बिलियन है। और पूरी दुनिया के सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जिन पर उन लोगों का कंट्रोल नहीं है, जिसमें से ईरान, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया है, जिन पे अभी उन लोगों का कंट्रोल नहीं है। बाकी दुनिया का हर एक सेंट्रल बैंक इल्यूमिनाटी के कंट्रोल में है, जो कि एक कल्ट ग्रुप है। इल्यूमिनाटी एक ऐसा ग्रुप है जो खुद ही किसी डेडली वायरस को इजाद करता है और खुद ही उसकी एंटीडोज भी बनाता है। कोई वार प्लान भी वही लोग करते हैं, किसी कंट्री को इन्वेट करने का भी वही लोग प्लान बनाते हैं। तो वो एक ऐसा ग्रुप है। हॉलीवुड के जो स्टार्स हैं उन्होंने अगर उसे एक्सपोज करा है तो पता चला है कि अचानक से वो गोपनीय ढंग से उनकी डेड बॉडी मिली और पता चलता है कि उसने सुसाइड कर ली, जबकि सुसाइड नहीं करी। उनको एक पूरी तरीके से उन्होंने एक्सपोज करा तो उस चीज़ की उसे सज़ा मिलती, क्योंकि हॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स, कई बड़े पॉलिटिशियंस पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो इल्यूमिनाटी के कहीं ना कहीं सिस्टम में आते हैं। दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद इल्यूमिनाटी, दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद रोथस्चाइल्ड फैमिली। मैं आपको ये बताना चाहूँगा बॉलीवुड में भी इल्यूमिनाटी बहुत अच्छी तरीके से अपना पैर पूरी तरीके से पसार रहा है। और मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि उनका मास्टर प्लान जो एजेंडा है वो पूरी तरीके से कैशलेस सोसाइटी बनाना है। उनका प्रोग्राम ही यही है कि वो पूरी तरीके से एक कैशलेस सोसाइटी बनाए, डिजिटल पेमेंट हो,
जिससे कि जो आपकी जेब में आपकी मेहनत की कमाई जो नोट है, जो पेपर नोट है, इसकी वैल्यू कुछ भी ना रह जाए आने वाले समय में। क्योंकि जितनी इसकी वैल्यू घटेगी और जितनी ज़्यादा आप डिजिटल मनी को यूज़ करेंगे, डिजिटल पेमेंट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर कंट्रोल करना, यानी कि आपके पैसे को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। उनका मास्टर प्लान ये है कि जो आपकी जेब में पेपर नोट है ये कूड़ा हो जाए और पूरी तरीके से हर चीज़ डिजिटली हो, कैशलेस हो, क्योंकि उनका एजेंडा यही है कि उन्हें आप पे कंट्रोल करना है। इस डेबिट और क्रेडिट कार्ड तो अब बहुत पुरानी बात हो गई है। जो ये चिप मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आप आपकी मूवी टिकट को भी ऑर्डर कर सकते हैं, पिज़्ज़ा को ऑर्डर कर सकते हैं, मूवी टिकट बुक कर सकते हैं, और यहाँ तक कि इसके बहुत सारे फ़ायदे बताए जा रहे हैं कि आपकी बॉडी के बहुत सारी बीमारियों को पहले डिटेक्ट कर लेगा, आपके डॉक्टर के पास चला जाएगा, एंड दिस चिप कैन सेव योर लाइफ और दिस एंड दैट। बहुत सारे इसके फ़ायदे बताए जा रहे हैं। और लेकिन ध्यान रखिएगा, देयर इज अ ट्रैप बिहाइंड दिस, देयर इज अ इल्यूमिनाटी एजेंडा बिहाइंड दिस। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक बिल्कुल ऐसे ही है, चूहे के वो पकड़ने के लिए पिंजरे में पनीर को डाल दिया और पनीर उसे अट्रैक्टिव लग रहा है, खुशबूदार लग रहा है, वो उसमें जाता है और मुंह मारता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो मुंह मारती है उसके अंदर अपने आप को फंसा चुका है। आपको इसके फायदे बताए जाएंगे, आपको बताया जाएगा ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसे करिए, ये न्यू टेक्नोलॉजी है, फलाना ढिमकाना। लेकिन आपको पता आपके बॉडी के अंदर कोई चीज़ इम्प्लांट कर दी गई, आप पे हर वक्त नज़र रखी जा रही है, वो कभी भी आपके पैसे को ब्लॉक कर सकते हैं। और चिप्स के अलावा आप चिप के साथ साथ पूरी तरीके से डिजिटल टैटूज भी आ चुके हैं। आपको सिर्फ मोहर लगानी है उसकी, और उसके थ्रू आप अपने पेमेंट्स कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, मनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि पूरी तरीके से उस पैसे को जो आपकी मेहनत की कमाई है वो कूड़ा हो जाए, आपके खुद का कंट्रोल आपकी मेहनत की कमाई पे ना रहे, पर किसी और का कंट्रोल रहे। जो इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करेगा उनके साथ एक ब्लैकमेल ये किया जाएगा कि अगर तुम प्रोटेस्ट करते हो, अगर हमें एक्सपोज करते हो, तो देखो हम अभी तुम्हारे बैंक अकाउंट को, आपके पैसे को अभी सीज कर देंगे, आपकी जेब में तो पैसा रहेगा नहीं, आप पूरी तरीके से डिपेंड अब किस चीज़ पे हैं, उस स्टाम्प पे हैं या उस चिप पर हैं, उस पूरी तरीके से कैशलेस पेमेंट प्रोसेसर पे हैं, और आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जस्ट बी वेयर, ये कैशलेस सोसाइटी जा रही है, डिजिटल पेमेंट होने जा रहे हैं। किसी भी चीज़ को करने से पहले आप पहले इस चीज़ के बिहाइंड, इस चीज़ के पीछे की चाल को समझिए, ट्रैप को समझिए। डिमोनेटाइजेशन के मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, पर हाँ, लेकिन ये रुख जो जिधर की तरफ जा रहा है वो बहुत गलत है। नाज़रीन, हमने नोटबंदी और कैशलेस निज़ाम का मुल्की सतह से आलमी सतह तक जायज़ा लिया। हर जाविया और पहलू से गैर नकदी लेन देन, डिजिटल बैंकिंग के मकासद पर गौर किया। इसके ज़ाहिरी नतायज बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए कि अगर वाक़अतन हुकूमत और निज़ाम मईशत चलाने वाले ये चाहते हैं कि हर मामला हिसाब के दायरे में आए ताकि किसी भी तरह के धांधली और करप्शन पर काबू पाया जा सके। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। अगर करप्शन ख़त्म होगा तो ज़रूर मुल्क तरक्की कर सकता है, अवाम की फलाह व बहबूद की जा सकती है। लेकिन हमने अपने मुक़दमे में जो जायज़ा लिया है और जिन बुनियादों पर, जिन नुकात पर अपना मुक़दमा तैयार किया है, वो यही है कि कैशलेस इकनॉमी के हुकूमती फ़ैसले में नेक नियति नज़र नहीं आ रही। कई ऐसे झोल हैं जिनका हुकूमत जवाब नहीं दे रही है। नाज़रीन, हमने नोटबंदी और कैशलेस निज़ाम का मुल्की सतह से आलमी सतह तक जायज़ा लिया। हर जाविया और पहलू से गैर नकदी लेन देन, डिजिटल बैंकिंग के मकासद पर गौर किया। इसके ज़ाहिरी नतायज बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए कि अगर वाक़अतन हुकूमत और निज़ाम मईशत चलाने वाले ये चाहते हैं कि हर मामला हिसाब के दायरे में आए ताकि किसी भी तरह की धांधली और करप्शन पर काबू पाया जा सके, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। अगर करप्शन ख़त्म होगा तो ज़रूर मुल्क तरक्की कर सकता है, अवाम की फलाह व बहबूद की जा सकती है। लेकिन हमने अपने मुक़दमे में जो जायज़ा लिया है और जिन बुनियादों पर, जिन नुकात पर अपना मुक़दमा तैयार किया है, वो यही है कि कैशलेस इकनॉमी के हुकूमती फ़ैसले में नेक नियति नज़र नहीं आ रही। कई ऐसे झोल हैं जिनका हुकूमत जवाब नहीं दे रही है। हमारे मुक़दमे के आप जज हैं, अवाम फैसला साज है। हमने अपने मुक़दमे का उन्वान दिया है डिजिटल ग़ुलामी का नया दौर, एक दुनिया एक करेंसी। हमारा आज का मुक़दमा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर है, इसलिए कि इन पर हमारा ये इल्ज़ाम है कि क्या आपने वन वर्ल्ड वन करेंसी के तहत
हम हिंदुस्तानियों पर कैशलेस निज़ाम को नहीं थोपा है। मुकदमे का दूसरा सवाल हमारे वजीर आज़म से ये है कि क्या आप ये जमानत देंगे कि आने वाले चंद दिनों में मुल्क में डिजिटल लेन देन के नाम ऐसी करेंसियों को फरोग मिलेगा जो हमारे रुपए को नुकसान पहुंचाएंगी और मुल्क में होने वाले लेन देन का फायदा किसी दूसरे मुल्क और खानगी इदारों को जाएगा। मुकदमे का तीसरा इल्जाम यह है कि क्या मोदी जी आपने कौमी दौलत बिलवास्ता तौर पर आलमी इदारों के सुपुर्द नहीं कर दी है? क्या आप मुल्क के हर शहरी को सहयूनी, इजरायली, अमरीकी, सूदी निज़ाम में जकड़ नहीं दिया है? मुल्क की सारी दौलत अब सरकारी खजाने में है, आप इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे? इसकी मंसूबाबंदी से आप आवाम को क्या वाकिफ कराएंगे? क्या आपके पास ये जमानत है कि बैंकों से रातों रात नहीं बल्कि दिन के उजाले में नजरों के सामने डिजिटल डकैती नहीं हो सकती? आप पर इल्जाम है कि आपने पिछली सरकारों के करप्शन को महज अपनी सरकार के लिए हथियार बनाकर इस्तेमाल किया। पहले अवाम की दौलत छुपे अंदाज में करप्शन, धांधली के जरिए चोरी होती थी, लेकिन अब जिस निजाम को आपने मुल्क पर मुसल्लत कर दिया है, इसके जरिए खुले तौर पर डकैती होगी। दरअसल दुनिया की मफाद परस्त सूदखोर निजाम की साम्राज्यी ताकतों ने आपको डिजिटल हाईजैक कर लिया है। आप हिंदुस्तानियों को टेक्नोलॉजी बताना चाहते हैं, जबकि बासलाहियत हिंदुस्तानी इसको पहले से जानते हैं। लेकिन इस दरमियान जनाब वजीर आजम, आप ये शायद भूल रहे हैं या आपसे ये गलत काम लिया जा रहा है कि आप हम हिंदुस्तानियों को वन वर्ल्ड वन करेंसी की उस आग में ढकेल चुके हैं जिसको आप डिजिटल करेंसी कह रहे हैं, जिसके नतीजे में हम हिंदुस्तानी फिर एक बार दुनिया की एक और ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम होने जा रहे हैं। दरअसल यही है डिजिटल गुलामी का नया दौर। एक दुनिया एक करेंसी, वन वर्ल्ड वन करेंसी, जिसको चलाने वाले आप नहीं बल्कि मोदी जी कोई और हैं। नाज़रीन, मैं 4TV के इस मुकदमे को आपकी अदालत में पेश करता हूं। आप ही फैसला करें कि क्या हमारे वजीर आजम 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के मुजरिम हैं या नहीं। इसी के साथ अपने मेजबान सैयद बाखर को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।